आज हम बात करेंगे आपातकालीन यानी इमरजेंसी की। सन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी यानी आपातकालीन में आपातकालीन के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए ज़रा विस्तार से इस पर बात करते हैं। उस दौरान मीडिया और हर चीज़ को बैन कर दिया गया, हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दी गई। आरएसएस हो या सिख दल या कोई भी ऐसे दल जिस पर सरकार के विरुद्ध हो, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आइए इस में पूरी चर्चा से बात करते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकालीन घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखदीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकालीन की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादवादी और अलोकतांत्रिकवादी काल था। आपातकालीन में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिकों के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और साथ ही प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने भी इसे भारतीय इतिहास का इसको काली अवधि का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी का उदय सन 1977 और 71 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत के नियंत्रण में यह निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया। सचिवालय के निर्वाचित सदस्य को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा गांधी के सलाहकार की अंदरूनी घेरे में आते थे, उन पर भरोसा किया। इसके अलावा परमेश्वरम नारायण हक्सर ने भी सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा को प्रतिबंध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने बड़ी ही चतुराई से अपनी प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया। इस कारण कांग्रेस विभाजित हो गई। सन 1969 में दो भागों में कांग्रेस ओ और सिंडिकेट के रूप में माना गया, जिसमें पुराने गार्ड भी शामिल है। कांग्रेस और जो इंदिरा गांधी की थी दो भागों में बढ़ गई। अखिल भारत कम्युनिटी और कांग्रेस सांसदों के बीच एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर और आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी। दूसरा ही कांग्रेस आर की सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया कि इनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए वफादारी दिखाने पर पूरी तरह निर्भर करती है और उनकी चतुराई का दिखावा उनको दिनचर्या उनका बन चुका है। आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं चुने जाने वफादार को स्थापित करने लगी थी। इंदिरा गांधी की उस सरकार के पास जनता की सबसे करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसके एक और कारण था सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें जुलाई सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सितंबर 1970 में राज्य भत्ते, प्रीवी पर्स में उन्मूलन शामिल था। ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए अध्यादेश के लिए माध्यम से अचानक लिए गए थे। इसके बाद सिंडिकेट और अन्य विरोधी के विपरीत इंदिरा को गरीब समर्थन, धर्म के मामलों, अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी के साथ के पूरे साथ देश के विकास के लिए एक छवि सामने खड़ी थी। प्रधानमंत्री को विशेष रूप से विचित्र वर्गों के गरीब, दलित, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा समर्थन मिला। उनके लिए वह इंदिरा अम्मा थी। 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी का
लोकू भावन नारा लोगों को इतना पसंद आया कि वह पुरस्कार स्वरूप इन्हें विशाल बहुमत 518 से 352 सीटें से जीतकर वह सामने आई। जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकारी रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा कि कांग्रेस असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है और इनकी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं। दिसंबर 1971 में जब उनकी सक्रिय युद्ध में नेतृत्व में भारत ने पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से स्वतंत्र दिलवाई, अगले महीने उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनको। वह उसी समय चरम पर थी जब उनकी जीवनी लेखा इंदर मल्होत्रा के रूप में भारत की साम्राज्य के रूप में वर्णन उपयुक्त लग रहा था। नियमित रूप से एक तानाशाह होने का एक व्यक्तित्व को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेता ने उन्हें दुर्गा का भी सम्मान दिया। सन 1975 में तपती गर्मी के दौरान अचानक भारत राजनीतिक में भी बेचैनी बढ़ने लगी। यह सब हुआ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धुंधली करने का दोषी पाया गया। पर उन 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने की पर प्रतिबंध लगा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की। 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी थी। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तब से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपातकालीन लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। मामला सन 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद 4 साल तक राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने उनकी चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक खर्चा किए हैं और मतदानों को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी करा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। आपातकालीन विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंध कर दिया गया क्योंकि वह ये संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी था तथा इसका संगठन सरकार के लिए विरुद्ध प्रदर्शन की संभावना रखता था। पुलिस इस संगठन पर टूटी और इसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवक के प्रतिबंध के खिलाफ एक मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भी भाग लिया। सिखों द्वारा विरोध, सभी विपक्षी दलों के नेता और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों की गिरफ्तारी होने लगी थी। सलाखों के पीछे बेचे जाने के बाद भारत सदमे की स्थिति में था। आपातकालीन की घोषणा होते ही कुछ ही समय में सिख नेतृत्व में अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया और जहां उन्होंने कांग्रेस की फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का संकल्प किया। देश में पहले ही जन विरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में कहा जाने लगा। जुलाई में अमृतसर में ये शुरू किया गया। पहले गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सन 1977 से लेके 69 तक। आपातकालीन लागू होने के बाद लगभग 2 साल में विरोध तेजी से उभर रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव करने की सिफारिश की। चुनाव में आपातकालीन लागू करने का फैसला किया गया। कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ, पर खुद इंदिरा गांधी ने भी अपने गढ़ रायबरेली से ही
चुनाव लड़ा और हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से हटकर 153 पर सिमट गई। 30 वर्षों के बाद किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकालीन के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए एक आयोग को गठित किया। हालांकि नई सरकार ने 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी विरोधियों के कारण सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाया और जनसंघ के सदस्य भी थे वे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनानी, लेकिन यह सरकार 5 महीने ही चली। इसके बाद कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। घटनाक्रम सन 1975। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया गया और 6 साल के लिए अपने पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए, लेकिन आदतन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार करने से पहले न्यायपालिका का उपहास किया। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद इस मामले को दाखिल कराया गया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इसका फैसला सुनाया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी कि होना भी जरूरी है, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता था। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने के लिए देश में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकालीन लागू कर दिया। सन 1976 सितंबर महीना, संजय गांधी ने देश में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया, जिसे पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रण करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम में संजय गांधी की भूमिका सटीक सीमा विवादित थी। कुछ लेखकों ने उनको सीधा जिम्मेदार ठहराया। अन्य लेखकों ने अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए स्वयं गांधी की बजाय कार्यक्रम को लागू किया। रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थी जो संजय गांधी की करीबी सहयोगी मानी जाती थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली में एक मुस्लिम क्षेत्र में संजय गांधी की नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत क्रूरता मिली थी उनको। 1977 जनवरी महीना, इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया गया। आपातकालीन फिर समाप्त किया गया। मार्च के एंड में लोकसभा के चुनाव में जनता भारी बहुमत से सत्ता में आई तथा संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ गई। 30 वर्षों के बाद किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव में हार गए थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक सीट भी मिली। नई सरकार के आपातकालीन के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया गया।